इसको एक दिन के लिए क्यों बोला जा रहा है कि साहब आज हिंदी दिवस मनाएंगे। वो इसलिए है क्योंकि हम हिंदी को कम, हिंदी के दिवस को ज्यादा मनाने का प्रयास कर रहे हैं। के नाम पे अगर हमें सबसे ज्यादा किसी राइटर को पढ़ाया गया तो वो मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ाया गया। भारत में रहकर यह सवाल कर रहा है कि पुस्तिका हिंदी में कैसे पढ़ी। बताइए कि मैंने पढ़ी है मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते। मैंने कहा उससे क्या सीखा या क्या पढ़ा, तो यार ये याद नहीं, बस कहानी का नाम याद रह गया। हमारे लिए शर्म की बात है कि एक भारतीय बोल रहा है कि आपको हिंदी तो अच्छी आती है लेकिन मुझे हिंदी अच्छी नहीं आती। अंग्रेजी सिखा गया कि आज भी 80% लोगों को अंग्रेजी नहीं आ रही है कि इस भाषा के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया है, अपना सब कुछ न्यौछावर करा है। नमस्ते दोस्तों, आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस है और अगर आप लोग मेरी बातचीत सुन पा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को हिंदुस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, भारत में रहते हुए कितने लोगों को हिंदी में 1 से 10 तक गिनती आती है। मेरा अनुमान है कि अगर पॉडकास्ट को या इस बातचीत को 100 लोग सुन रहे हैं तो उसमें से 3 से 4 लोगों को हिंदी में गिनती आती होगी। खैर, आज हम हिंदी पे बात करेंगे। हिंदी दिवस के मौके पर हमारे साथ हैं शुभांकर वर्मा जी। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इस शो में, अपने एक छोटे से पॉडकास्ट में हमें इनवाइट करने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी बिल्कुल ठीक और कुशल मंगल होंगे। तो शुभांकर भैया, जैसे हम देख रहे हैं कि जो हिंदी दिवस है वो 15 अगस्त की तरह एक ही दिन का दिवस क्यों रह गया है? ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? बहुत सारे कारण हैं, उसमें से 2 कारण मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने सबसे पहले बोला 15 अगस्त, भाई हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, 2 लोगों के लिए या 2 जिसको कहते हैं देशों के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक हमारे लिए और दूसरा जो पाकिस्तान के लिए। अच्छा, एक देश और आ जाता है जो है हमारा यूके। अब जितने भी अंग्रेज हैं वो तो खैर चले गए, यहाँ तो हमें बात ही नहीं करनी, हमें बात करनी है भारत की। भारत के लिए अब भारतवासियों के साथ एक बहुत प्रबलता है और बहुत साक्षरता है कि 15 अगस्त तो हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, एकदम हर्षोल्लास के साथ। विद्यालयों में, परिसरों में, प्रतिष्ठानों में, अनुसंधानों में, हर जगह एक बहुत, जिसको कहते हैं उत्साह का माहौल होता है। लेकिन 16 अगस्त को वो उत्साह बिल्कुल एकदम धीमा पड़ जाता है। न्यूनतम स्तर पे आ जाता है। 17 को तो बिल्कुल हम भूल जाते हैं। हाँ, वो रील फीड्स में आनी कम हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे होता है ना कि 15 अगस्त को रील जो है वो trending फीड में पे है, रहेगी। 16 को भी शाम तक फीड पे है, लेकिन 17 को गायब हो जाती है। तो जो हमारी देशभक्ति है, जो हमारा गौरव है, वो एक दिन का रहता है और अगले दिन थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। 17 तारीख को तो हम विस्मृत कर जाते हैं कि अच्छा आज हमने 75वां बनाया या 77वां बनाया या फिर हम 80वां बनाए जाएंगे। खैर, ठीक उसी प्रकार हिंदी की जो आप बीती है वो इस समय 2024 में हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके समक्ष, आपके साथ। तो हिंदी की जो सबसे बड़ी आप बीती है वो ये है कि अगर कोई हिंदी अच्छी बोलेगा और उसको जवाब आएगा वाह अब कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं, हमारे लिए शर्म की बात है कि एक भारतीय बोल रहा है कि आपको हिंदी तो अच्छी आती है लेकिन मुझे हिंदी अच्छी नहीं आती। तो कहने की बात यह है, जब हम राजभाषा या राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, अच्छा बहुत से विद्वान ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं, ये तो जनजातीय बात है, ये तो स्टेट लेवल की बात है, रीजनल लेवल की बात है, भाषाएं तो बहुत सारी। किसने कहा भाषाएं नहीं है? भाषाएं तो बहुत सारी हैं, मगर हिंदी का जो प्रतीक है वो सबसे ऊपर है। क्यों? इसके भी बहुत सारे कारण हैं, इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो एक दिवसीय स्तर है, जब हम बोलते हैं कि हिंदी सिर्फ एक दिन के लिए त्यौहार क्यों बनाया जा रहा है या सिर्फ इसको एक दिन के लिए क्यों बना जा रहा है कि साहब आज हिंदी दिवस मनाएंगे, वो इसलिए है क्योंकि हम हिंदी को कम, हिंदी के दिवस को ज़्यादा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम हिंदी को कम, हिंदी के दिवस का वर्चस्व ज़्यादा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम हिंदी को समझने का कम, लेकिन उस दिन हमें एक इंस्टाग्राम की पोस्ट चाहिए होती है स्कूल्स को, परिसरों को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, कि हाँ हम दिखा पाएँ कि हमने हिंदी दिवस मनाया है, और अगले दिन हम फिर से वही रूल्स रेगुलेशंस जारी कर दें। आज भी हम मानवेंद्र देखते हैं कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा सारे स्कूल्स, बहुत से स्कूल्स, बहुत से कॉलेजेस और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे प्रयोगशाला के रूप में बाहर बाहर स्ट्रिक्ट रूप से लिखा होता है इंग्लिश बोलना इज कंपलसरी, हिंदी बोलने पे 10 या 20 रुपए का जुर्माना। देखिए साहब, मैं खुद ऐसे ही स्कूल से पढ़ा। हमने भी जब शिक्षा ग्रहण करी है तो हमारे भी टीचर्स बड़े गौरव से बोला करते थे प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन कभी किसी ने यह समझाने का प्रयास नहीं करा प्लीज ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, हिंदी में बोलने का प्रयास कीजिए। अच्छा, बड़े सोचने वाली बात है और गंभीर बात है, न जाने परिसरों को मिल क्या गया हमें अंग्रेजी सिखा के कि आज भी 80% लोगों को अंग्रेजी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फेल कर रहा है। बिल्कुल, शैक्षिक क्रांति हम सिर्फ विचारों में लेकर आ रहे हैं, भगत सिंह की बात है हम सिर्फ विचारों पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन कॉपी किताबों पर नहीं आ पा रही है। तो जो बात हिंदी दिवस की है,
हम आपके पॉडकास्ट से सभी भारतीयों से या जो भी भारत में नहीं रहकर भी इसको सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि हिंदी मात्र हमारे लिए एक भाषा नहीं, हमारे लिए एक संगठन है, एक नींव है, एक विचार है जिसको आगे बढ़ाना चाहिए, बात रखनी चाहिए, करनी चाहिए और इसके माध्यम से हमें और आपको समझना चाहिए कि इस भाषा के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया है, अपना सब कुछ न्यौछावर करा है, बेशक वो बात आज़ादी की हो या फिर बेशक वो बात आज की हो। बिल्कुल। तो आपने कभी फाइन दिया है इंग्लिश बोलने के लिए? फाइन दिया तो नहीं है, लेकिन फाइन देने से बचे बहुत बार हैं। अधिकतर होता था क्लास का ना एक मॉनिटर होता था, उसको सीआर भी बोलते हैं। तो मॉनिटर अक्सर एक ऐसे विद्यार्थी को, छात्रा को बनाया जाता है जो पढ़ने में भी ठीक ठाक होता है और टीचर के पीछे घूमने में भी ठीक ठाक होता है। इस मामले में तो अव्वल होता है। बेस्ट। तो हुआ यह कि जब हिंदी में संवाद चलता था, टीचर्स आके बोल देते थे कि नहीं नहीं, बोलेंगे तो भाई अंग्रेजी में बोलेंगे। अच्छा, एक हिंदी का पीरियड ऐसा होता था जिस पीरियड में रिलैक्सेशन मिलती थी। बच्चे बड़े फन फ्रॉलिक रूप से बोलते थे, हिंदी के पीरियड में तो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश थोड़ी ना बोलेंगे। लेकिन उस समय जब हम बच्चे थे, विद्यार्थी जब थे, खासकर स्कूल्स में, तो हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते थे कि हम कितना बड़ा नुकसान हमारा करवा रहे हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमारे टीचर्स भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम बच्चों का कितना बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अंग्रेजी सशक्त कर लें और हिंदी को अप्रबल रखें, उसका क्या तात्पर्य? क्या तात्पर्य? अब भाई एक होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भाषाएं सीखने में बहुत प्रबल होते हैं, उनको स्पेनिश सीखनी है, उर्दू सीखनी है, मलयालम सीखनी है, तेलुगु सीखनी है, एक्सेट्रा, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज, पश्तो सीखनी है जैसे आपने सीखी है और अच्छे परिसरों से सीखी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमने यह नहीं कहा कि यह जरूरी नहीं, लेकिन हमने यह भी नहीं कहा कि हिंदी को भुला दिया जाए, हिंदी को विस्मृत कर दिया जाए। अरे यार, कितने ऐसे लेख हैं जो गंभीर रूप से, सशक्त रूप से और संघर्ष के रूप से हिंदी में लिखे गए। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो हिंदी पढ़ सके। अच्छा, अक्सर मानवेंद्र क्या होता है कि अब तो विद्यार्थी जीवन खत्म हो गया, अब इसको आप किस्मत कह लीजिए या फिर दुर्भाग्य कह लीजिए कि विद्यार्थी जीवन खत्म हो गया। तो आज टीचिंग के पद पे हैं, टीचिंग की लाइन में हैं, तो अक्सर हम विद्यार्थियों को बुक्स गिफ्ट करते हैं। बिल्कुल। अब जब बुक्स गिफ्ट करते हैं तो एक बड़ा सवाल आता है, अरे सर ये तो हिंदी में है। अब मजे वाली बात यह है कि भारत का आदमी भारत में रहकर यह सवाल कर रहा है कि पुस्तिका हिंदी में कैसे पढ़ी जाए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट तो भाई साहब हिंदी भी था, लेकिन ना इंग्लिश प्रबल हो पाई ना हिंदी प्रबल हो पाई और हम बीच में रह गए। असल में दिक्कत क्या है ना, जैसे मैं दिल्ली में रहा हूँ कुछ समय, मैं नहीं कहता कि मैं बचपन से में हूँ, मैं मुश्किल से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 1 साल के लिए दिल्ली में रहने का। तो मैंने देखा है कि मेट्रोज़ में जब मैं ट्रैवल करता था, अधिकतर मेट्रो में ही ट्रैवल किया है, मेट्रो में जब मैं ट्रैवल करता था तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा फैशन है कि आपके कानों में ईयरबड्स हों और एक इंग्लिश का नॉवल आपके हाथ में हो और आप जब भी उसे बैठें तो इंग्लिश का नॉवल आप पढ़ें। मैंने पूरी मेट्रो में आज तक किसी को एक हिंदी की किताब पढ़ते हुए नहीं देखा। मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार कोई हिंदी नहीं पढ़ रहा है, कोई हिंदी नहीं पढ़ रहा है, जबकि ऐसा था। हालांकि मैं भी ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ हमें फाइन दिया है इंग्लिश ना बोलने के लिए, पर मतलब हमें एक फैसिनेटिंग था कि यार हिंदी जब इंसान बोलता है तो बहुत फैसिनेटिंग लगता था। या तो ये इसलिए हो सकता है कि हम लोग को नहीं आती थी, या इसलिए लगता है कि यार बहुत उसका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा होता था। जैसे 6वीं कक्षा में ना मानवेंद्र एक पुस्तिका लगाई गई थी हमारी, उसका नाम था गुलिवर ट्रैवल्स, जॉनथन स्विफ्ट द्वारा लिखी गई थी और उसके ऊपर एक या उसके आधार पे एक पिक्चर भी बनाई गई जिसमें एक बहुत बड़े साइज का आदमी होता है और बाकी सारे छोटे छोटे साइज के आदमी होते हैं। कुछ अनंतरम जनंतरम नाम से वो पिक्चर थी। खैर, हमें इस बारे में बात नहीं करनी, हमें बात करनी है 6वीं क्लास में एक नोवेल लगाई गई। और जब जब इंग्लिश के पेपर्स होते थे तो नोवेल्स लगाई जाती थी, 6th में अलग, 7th में अलग, 8th में अलग, 9th में अलग, करते करते 10th तक। बिल्कुल। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदी की नोवेल कभी नहीं लगी। हाँ, ये है, सच बात है ये। हिंदी की नोवेल कभी हिंदी नहीं लगी। के नाम पे अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी राइटर को पढ़ाया गया तो वो मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ाया गया, और वो भी बहुत कम। मुंशी प्रेमचंद को पढ़ाया नहीं गया, मुंशी प्रेमचंद को रटाया गया। रटाया गया है। अगर पढ़ाया गया होता तो शायद हिंदी में जागृति आ चुकी होती। जागृति आ चुकी है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के बारे में कभी ये नहीं पूछा गया कि मुंशी प्रेमचंद ने अपना जीवन कैसा बिताया। मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर परीक्षा में आया तो ये आया कौन सी पुस्तिका लिखी, लेकिन यह नहीं पूछा गया कि कौन सी पुस्तिका किस आधार में, किस संघर्ष के साथ, किस समय और किस आपबीती के साथ लिखी। सवाल तो यह है, वो कहते हैं ना कि भारत को आजादी कब मिली? 1947। सवाल यह नहीं है, सवाल तो यह है कि भारत को आजादी कैसे मिली, कैसे मिली। यही आपबीती हिंदी के साथ है।
कि हमने यह तो जान लिया कि मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह लिखी, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखी, मुंशी प्रेमचंद ने तमाम प्रकार की पुस्तकें लिखी, कफन लिखी, लेकिन यह नहीं पूछा गया कि यह पुस्तिका किन परिस्थितियों में लिखी गई। यह कभी किसी ने जानने का प्रयास नहीं करा कि मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। जिस मनुष्य ने अपना सब कुछ हिंदी भाषा को दे दिया, उस मनुष्य के बारे में हम सिर्फ यह जानते हैं कि उस पुस्तिका को एनसीईआरटी या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा की टेक्स्ट बुक के नाम पे पब्लिश कर दिया गया, लेकिन यह नहीं देखा गया कि उस इंसान की आप बीती कितनी बड़ी थी और कितने संघर्ष में उसका नाम आना चाहिए। मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो कॉरपोरेट वाले लोग थे वहाँ पर सब, तो ऐसे ही मैं उस टाइम गोदान पढ़ रहा था, तो मेरे हाथ में गोदान थी उस टाइम, दिल्ली की बात है। तो एक लड़की खड़ी होकर बोलती है, संभवतः वो देहरादून से ही है, मूल रूप से अच्छा देहरादून से है। तो लड़की बोलती है ऐसे कि मानवेंद्र क्या पढ़ रहे हो? मैंने गोदान पढ़ रहा हूँ, मैंने मुंशी प्रेमचंद जी को आजकल पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, पूरा तो पढ़ने का उसके लिए तो बहुत सामर्थ्य चाहिए जुटाने के लिए पूरा। मैंने बोला ये अच्छा, मैंने भी एक कहानी पढ़ी है यार, बहुत अच्छी कहानी थी ये वो। मैंने कौन सी कहानी पढ़ी आपने? बताइए कि मैंने पढ़ी है मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते। मैंने कहा उससे क्या सीखा या क्या पढ़ा? तो यार ये याद नहीं, बस कहानी का नाम याद रह गया। अब मतलब उस इंसान ने, जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य को कहें कि दान कर दिया, जिस इंसान की मृत्यु के टाइम पे उस इंसान की लास्ट रिचुअल्स, अंत्येष्टि करने के पैसे नहीं है उस परिवार के पास, और आप मतलब, और उस कहानी के पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है अगर आप देखें। बहुत मतलब एक कहानी है कि उन्होंने जब फोटो खिंचाई तो मुंशी प्रेमचंद जी के जूते फटे हुए थे उस फोटो में, उनके पास जूते तक लेने के जिस इंसान के पास पैसे नहीं थे, और उस इंसान ने इतना बड़ा साहित्य आपको दिया है। और आज मतलब टीनेजर्स जितने भी युवा हैं उनके बीच में अगर वो फ़ोटो दिखाई जाए तो वो मतलब देखेंगे कि यार क्या गरीब इंसान है। तो मतलब एक बहुत अलग छवि बना दी गई है हिंदी की, कि हिंदी सिर्फ इलिटरेट लोग पढ़ रहे हैं, या हिंदी को सिर्फ वो पढ़ रहा है जिसमें इंग्लिश पढ़ने का वो नहीं है। हिंदी सिर्फ वो लोग पढ़ रहे हैं कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, सिर्फ पुअर लोगों के लिए हिंदी बनाई गई है। अगर आप कहीं पे हिंदी बोल रहे हैं तो आपको बहुत हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि हिंदी पुस्तकें थोड़ी कम कॉस्ट में आती हैं, कम धनराशि में आती है, और अंग्रेजी पुस्तकें थोड़ी ज़्यादा धनराशि में आती हैं। तो एक बड़ा अच्छा किस्सा है, मुझे अभी ध्यान आया। और जैसा आपने बोला कि हीन भावना से देखा जाता है, जब आप हिंदी बोलते हैं तो हमें ऐसा लग जाता है कि अरे आप तो प्राचीन हैं, आपको तो हिंदी आती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं आती। ये बड़ी दिक्कत की बात है। आप उस वाले समय के हैं जब जिंगलाला, हाँ, जब जिंगलाला हूहू वाला कंसेप्ट हुआ करता था। तो राजपुर रोड पे एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम है रामकृष्ण परमहंस मठ आश्रम। वहाँ पे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनके बारे में तमाम प्रकार का साहित्य उपलब्ध है, और जो धनराशि है वो 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक है। तो हाल ही में एक, आप अगर सही रूप से बताया जाए तो 14 से 16 साल का एक बालक आया, वो पुस्तकालय के अंदर आया और उसने 2-3 पुस्तकें देखी। अच्छा, मैं बड़े ध्यान से उसको, बड़ा चिंतन से मैंने उसको देखा कि यार ये हिंदी के कॉलम में चला गया है। अच्छा, मुझे बहुत अचंभन हुआ कि ये हिंदी के कॉलम में लड़का कैसे चला गया, जबकि ज़माना इस समय अंग्रेजी का है। तो जब उसने 5-6 पुस्तकें उठाई तो मैंने पूछा कि हिंदी पढ़ते हो? उसने बड़े गौरव से आंसर दिया, अरे हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं भैया, और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई। यह उत्तर मुझे कम से कम 5 वर्ष पश्चात मिला होगा कि हाँ, हिंदी पढ़ते हैं और बहुत गौरव से पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इस समय उन लोगों को खोजना बहुत ज़रूरी है जो हिंदी की बात करते हैं, हिंदी को सम्मान देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक दिवस है, बल्कि इसलिए क्योंकि हिंदी हमारे लिए हर दिन एक दिवस है। प्रतिष्ठान, अनुसंधान, कॉलेज तो हमसे बोलेंगे कि आज एक इवेंट है, यह करना है, कल एक इवेंट है, यह करना है, परसों एक इवेंट है, यह करना है। कितना अच्छा हो अगर वही प्रतिष्ठान, अनुसंधान या कॉलेज हमसे बोले कि यार एक काम करते हैं, हिंदी दिवस तो डेली मनाते हैं, आज के दिन हिंदी का सम्मान करते हैं, आज के दिन एक कानून बनाते हैं कि हम जो सबसे पहला शब्द बोलेंगे वो सुप्रभात बोलेंगे। हम जब जाएंगे तो कुछ इस प्रकार बोलेंगे कि वो हृदय को सहर्ष छूता हुआ जाए। लेकिन यह चीज़ न जाने कहाँ से धीरे धीरे विस्मृत होती जा रही है, और अगर यही स्थिति रही तो मैं इस चीज़ को बहुत सुनिश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम सिर्फ इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताएंगे कि हाँ, एक बार हमने कभी स्कूल की बात करी थी, एक बार हमने कभी विश्वविद्यालय की बात करी थी। अब जैसे हम बोर्डिंग स्कूल्स में जाते हैं, बोर्डिंग स्कूल का ना एक बड़ा शानदार कल्चर हो गया है। मैकाले आया था, मैकाले ने बड़ी सिंपल बात कही थी, क्या कि अगर इन भारतीयों को गुलाम बनाना है तो इनको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दो, ये अपने आप गुलाम बन जाएंगे। अच्छा, मजे वाली बात, ऐसा हुआ भी, क्योंकि भारतीय वासियों ने
या ऐसा समझ लीजिए कि संपूर्ण भारतवासियों ने मैकाओले को ज्यादा समझा और स्वामी दयानंद सरस्वती को समझा। अरे नहीं नहीं, ये तो संत आदमी है, इनको कौन समझेगा। यही चीज बोर्डिंग स्कूल्स आज भी फॉलो कर रहे हैं। इंग्लिश बच्चों की इतनी प्रबल है, लेकिन हिंदी में अगर कोई बात आ जाए तो सुनिश्चित का क्या अर्थ होता है, यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि अंग्रेजी उनकी प्रबल है, ये तो होनी ही चाहिए। सुभाष चंद्र बोस भी तो कहा करते थे कि अंग्रेजी प्रबल रखिए, लेकिन उससे प्रबल अपनी हिंदी रखिए। पर एक और चीज़ मैं इसमें देखता हूँ कि जैसे मेरे साथ बहुत लोग पढ़ते थे और मैं बहुत अच्छे स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है, लेकिन नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब लोग हंसोगे कि अब भी हिंदी की बात कर रहा है गद्दार। तो इसलिए नाम मैं बताना उचित नहीं समझूंगा। तो हमारे यहाँ क्या होता था, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसमें से इंग्लिश भी 5 ही लोगों की प्रबल हो पाई है और हिंदी तो किसी की प्रबल हुई नहीं। हाँ। और हालांकि उसमें हम जैसे कुछ लोग रहे जिन्होंने गद्दारी करी और हिंदी पढ़ना शुरू करा, वो कुछ भी कह सकते हैं आप, पिताजी की वजह से या विश्वविद्यालय चले गए इस वजह से। और इस चीज़ में मैं अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, जो खासकर उत्तर प्रदेश में है, AU, BHU, लखनऊ, इन यूनिवर्सिटीज़ की बहुत अहम भूमिका मानता हूँ कि वहाँ पे आज भी हिंदी जीवित है। और बहुत मतलब इंग्लिश वाले वहाँ विद्यार्थी बहुत कम है, हिंदी वाले बहुत अधिक विद्यार्थी वहाँ हैं, क्योंकि वहाँ ग्रामीण परिवेश से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। ये उसका रीज़न हो सकता है। तो हमारे यहाँ क्या होता था कि अगर अब मैं उन 35 बच्चों से मिलूं तो वो ना इंग्लिश के रहे ना हिंदी के रहे, अब वो एक बीच की टर्म आ गई है इंग्लिश कि आप हिंदी टाइप कर रहे हैं, फ़ॉन्ट्स आपके इंग्लिश के हैं। मैंने सोचा था मैं ये कर दूंगी, मगर आई वांटेड टू गो रिलैक्स एंड चिल, फिर मैंने सोचा मैं ये कर दूंगी। बिल्कुल, तो ये वाला जो कल्चर आ गया है, ये कल्चर एक समय के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कल्चर सेवा नहीं कर सकता। इस चीज को मैं सुनिश्चित रूप से कह सकता। नहीं, ये सच्चाई है बिल्कुल। अब देखिए, ऐसा है जैसे आपने बोला, आप एक ऐसे विद्यालय या एक ऐसे परिसर से पढ़े हैं जहां प्रभाव तो इंग्लिश को बहुत दिया गया कि साहब ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे। इंग्लिश ना सीख पाए, हिंदी हमने और बर्बाद कर ली। और 14 तारीख को हम एक दिवस मना देंगे कि नहीं, हिंदी की इंपॉर्टेंस तो है लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए है। अगले दिन हम फिर उसी पैटर्न पे आ जाएंगे कि नहीं नहीं, व्हाई आर यू स्पीकिंग इन हिंदी, हिंदी इज अ वेरी ट्रबलसम लैंग्वेज, प्लीज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अब हेडमास्टर साहब ने तो इंग्लिश बोल दी, बच्चे ने सुन भी ली, लेकिन बच्चा 12वीं के बाद कि अब तो मास्टर साहब चले गए, अब ना हम हिंदी के रहेंगे ना हम इंग्लिश के रहेंगे, हम रहेंगे तो कॉर्पोरेट कल्चर के रहेंगे। जो बॉस कहेगा वो कर देंगे, समय पर 5 बजे से पहले फाइल सबमिट कर देंगे और घर जाके चिलैक्स करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे और बोलेंगे भाड़ में जाए हमारा देश, हमें क्या मतलब है। लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें चिप्स खाने हैं। यही इस प्रकार की स्थिति चलती आ रही है। और हाँ, डाइट कैन वाला जो हिसाब किताब है ये चलता आ रहा है और यही चलता रहेगा। देखिए, मेरा कहने का एक बड़ा सिंपल सा तात्पर्य है, जब हम भारत की बात करते हैं, अब आधे लोग होंगे जो भारत के नाम से विभाग करेंगे, कुछ लोग होंगे जो भा को अलग करेंगे, रथ को अलग करेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य है कि भारत को भारत ही रखिए, इंडिया को इंडिया ही रखिए। मेरा बहुत सिंपल सा मानना है कि भाई या बहन, विचारों का होना बहुत जरूरी है। कुछ समय पहले हमने स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल लिया। लोग हमसे अक्सर यह सवाल करते हैं, अगर स्वामी विवेकानंद हिंदी की जागृति चाहते थे तो शिकागो में जाके उन्होंने अंग्रेजी में संवाद क्यों करा? अरे मूर्खों, अंग्रेजी में संवाद इसलिए करा क्योंकि उन लोगों को हिंदी समझ नहीं आती। लेकिन कोई यह नोटिस नहीं करेगा कि उस संत ने सबसे पहला जो शब्द बोला वो बोला डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। दूसरी चीज, वह इंसान शिकागो जब जाता है तो 70% उद्धरण किसका देता है? भारत का देता है। यह कोई नोटिस नहीं करेगा। जब वह इंसान शिकागो जाता है, अपना जितना समय बिताता है वह अपना समय भारतवासियों की प्रताड़ना के ऊपर, उत्पीड़ना के ऊपर और आपबीतियों के ऊपर बिताता है, मगर इस चीज के ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं। हमें विवेकानंद को क्या समझा है कि वह एक स्वामी है, उनके आगे अगरबत्ती जला देंगे, एक दीपक जला देंगे। समझ लिया तुमने ऐसे स्वामी विवेकानंद को, तो मैं अपना नाम बदल दूं, नाम क्या, वर्चस्व बदल दूं। एक और चीज बची हुई है बस, जो मैं बताता हूँ। सिर्फ आपको, मतलब जो मैं देखता हूँ आज के युग में, स्वामी विवेकानंद को जोड़ दिया गया है कि आप सेक्स ना करें, आप खुद को, मतलब आप जनेऊ धारण कर लें, आप ये सब करें। ऐसा नहीं है। मतलब स्वामी जी वो मतलब होल डिफरेंट थिंग। उनको जब वो, आप ही ने शायद मुझे किस्सा बताया था कि जब वो यात्रा के लिए निकले, उनको हिमालयाज की यात्रा करनी थी, तो उनको डायबिटीज था और फिर वहाँ पे जाके सब सही हो गया। बहुत सी चीजें हैं। विवेकानंद को, जैसे मैं काफी जगह बोल भी चुका हूं, उस मनुष्य को, उस संत को मैं क्रांतिकारी योद्धा समझता हूं। और इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण, एक संत है जो अपने विचारों से जी रहा है। एक संत स्वामी विवेकानंद है जो भारत के विचारों से जी रहा है। दूसरी चीज, जो बात डायबिटीज की है, अब डायबिटीज की जो बात है, जब वह हिमालय पर भ्रमण करने के लिए गए थे
तो उनको डायबिटीज तो थी, ये बात तो तय है। अब देखिए सही हुआ नहीं हुआ ये तो एक बहुत अलग बात है। द पॉइंट इज दैट दिस संत ट्रैवल टू द हिमालयाज जस्ट एज टू इंश्योर कि हम वहां पर जाएं और हम देखें कि भारत की इस समय स्थिति क्या है। आप सोचिए उस महानतम विचार को जो इंसान दक्षिण से उत्तर जा सकता है सिर्फ इस बात के लिए कि मुझे देखना है कि मेरे लोगों के साथ कितनी उत्पीड़ना हो रही है, उस संत का विचार क्या होगा। जो संत वो कहीं मैंने बड़ा अच्छा किसी की बात सुनी थी, अगर एक विद्यार्थी 15-20 मिनट आंख मूंद कर बैठ जाए तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन बात यह है 20 मिनट आंख मूंद कर बैठना बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। बहुत ही बड़ी बात है। वो जो ऊपर ईश्वर बैठा है ना, वो तो इसीलिए ईश्वर है क्योंकि वो हमेशा आंखें मूंदे हुए सिर्फ विचार और चिंतन कर रहा है। खैर ये तो एक बहुत ही फिलोसफिकल बात है। अब आते हैं भारत पे। अब भाई जब भारत के विचार और चिंतन के ऊपर बात होती है तो हम ना सिर्फ 15 अगस्त को विचार करते हैं। अच्छा एक विचार और आ जाता है, वो दिन भी बड़ा शुभ है 26 जनवरी का। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन हमारा जो विचार का प्रतीक रहता है वो यहाँ रहता है। वो इसीलिए रहता है कि पीक पे रहता आपकी जो आपके पास जो सेल फोन है हाँ। और आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बन जाता है उस दिन कि हाँ। अगर आप टीवी चलाएंगे हाँ। तो भगत सिंह की मूवी आ रही होगी। और अगर आप कहीं भी जाएंगे उस दिन तो आपको तिरंगा जरूर मिलेगा, पर वही 27 को नहीं मिलेगा, 16 तारीख को नहीं मिलेगा आपको। 27 तक थोड़ी बहुत रहेगी वही रील वाली बात कि आपकी फीड में रील्स आती रहेंगी, 28 को वो गायब हो जाएंगी तो आप फिर वहीं आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। अगर आप 26 तारीख को कोई प्रण लेंगे कि मैं कूड़ा नहीं डालूंगा आज से अपने देश के लिए, मैं स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो करूंगा, मैं बाहर कूड़ा नहीं डालूंगा, तो आप वो 27 तक ही फॉलो करेंगे। हो सकता है 28 तक कर लें, 29 को आप वहीं आ जाएंगे। नहीं ये बात तो देखिए बिल्कुल ठीक है। अब जैसे एक डिसिप्लिन की बात होती है, जो डिसिप्लिन इस समय फौज के पास है। अब लोग क्या बोलते हैं कि नहीं वो तो फौजी हैं इसलिए उन लोगों के पास डिसिप्लिन नहीं, आप भी तो गेन कर सकते हैं। बिल्कुल। किसने कहा कि जो वर्दी पहने बॉर्डर्स पे खड़ा है सिर्फ वही फौजी है? फौजी तो हर वो इंसान है जो भारत के लिए चिंतन कर रहा है। हाँ जो उनका विभाग है वो हमसे कई ज्यादा बड़ा है। तो मैं आपसे यहीं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि फिर 30 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो को लोग देखना पसंद नहीं करते जब उनकी फीड में हो जाती है। ABCD आज सबको याद होगी, पर क ख ग शायद ही किसी एक बच्चे को याद होगा, क्योंकि ABCD हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ॉन्ट्स में, अपनी लेख में, अपने कॉरपोरेट के ईमेल्स में, हर जगह, पर हम क ख ग कहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, द हिंदू को छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए अगर आप चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते।